MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, मोदी और ट्रंप में बहुत बड़ी डील होने वाली है दर्शकों, और इसी का इंतजार था लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि पीएम मोदी हरी झंडी कब देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मोदी से मुलाकात के लिए भी बेताब है। तस्वीर आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की केमिस्ट्री दुनिया जानती है, लेकिन बीच में ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में हल्की बातचीत चल रही थी। हालांकि अभी तक डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप तेवर दिखा रहे थे, लेकिन भारत और मोदी के तेवर के आगे वो अब ढीले पड़ गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। ये देखिए, यहां से ट्रंप ने जब मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई, तब से लेकर अब तक कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलग अलग टिप्पणियां की हैं, लेकिन इनमें सारी टिप्पणियां पीएम मोदी के फेवर में हैं, क्योंकि वो कभी उन्हें बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री बताते हैं तो कभी मुलाकात का कहते हैं। इस तस्वीर को लेकर हालांकि उन्होंने कहा था मैंने भारत को खो दिया है, लेकिन उसके बाद ये आप देखिए, पुतिन और मोदी की मुलाकात जब हुई थी तब ट्रंप तिलमिला गए थे, कह रहे थे कि रूस और भारत को हमने चीन के हाथों खो दिया है। लेकिन कैसे ये बाजी पलट गई आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये ताजा सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है माय वेरी गुड फ्रेंड। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में बहुत बेहतर संबंध भी बनाएंगे और बहुत बेहतर डील भी हो सकती है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। देख रहे हैं आप, भारत और अमेरिका मजबूत हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बता रहे हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमने भारत को खो दिया है, अब वो भारत को ग्रेट बता रहे हैं और पीएम मोदी को दोस्त बता रहे हैं। ये बदलाव क्यों आया, दिखाता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप बावले हुए जा रहे हैं। ट्रंप मोदी से मुलाकात के लिए बेताब हो रहे हैं। मोदी से मुलाकात के लिए रातों की नींद और दिन का चैन भी गायब है, और इसलिए ट्रंप मोदी की शान में बार बार कसीदे पढ़ रहे हैं। मोदी को मेरा खास दोस्त और भारत को ग्रेट बता रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर ट्रंप ने यू टर्न क्यों लिया। सवाल ये भी कि ट्रंप बार बार मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि कल तक जो ट्रंप और उनके मंत्री पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज मोदी से मुलाकात के लिए दरी बिछाने को भी तैयार क्यों दिख रहे हैं। जवाब एक है, ट्रंप को भारत की ताकत का एहसास हो गया है, उन्हें नरेंद्र मोदी की शख्सियत का अंदाजा हो गया है, और उससे भी बढ़कर अपनी औकात का पता चल गया है। यही वजह है कि ट्रंप ने पहले 5 सितंबर को यू टर्न लिया, भावुक पोस्ट किया जिसमें लिखा मैंने भारत को खो दिया, 6 सितंबर को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अब मोदी से मुलाकात की इच्छा जाहिर कर दी है। तो देखा आप, यानी पीएम मोदी से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेताब है, और इसको लेकर कैसे वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, आइए जरा आपको बताता हूं। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मोदी से मिलने के लिए बेताब है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5 दिन में 3 बार पोस्ट किया दर्शक। तीनों पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। सबसे ताजा पोस्ट में मोदी से मिलने की ट्रंप ने इच्छा जाहिर की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बातचीत के लिए उत्सुक हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर पीएम मोदी ने जवाब दिया सोशल मीडिया पर। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम हाथ मिलाएंगे, साथ मिलेंगे और दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा पोस्ट किया, इसके पहले भी उन्होंने पोस्ट किया है। 6 सितंबर को मोदी से अपना खास रिश्ता वो बता चुके हैं। मूव कीजिए इसे। 6 सितंबर को उन्होंने पोस्ट करा और लिखा, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, कह रहे हैं ट्रंप। दोनों के बीच कभी कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं। पीएम मोदी ने इसका भी जवाब दिया। ट्रंप के इस पोस्ट के जवाब में मोदी ने एक पोस्ट किया। ट्रंप के पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, जिसमें लिखा, भारत अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर है। मुझे भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशंस भारत अमेरिका पार्टनरशिप के लिए असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। अब आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदल रहे हैं। बदलने का क्या कोई विशेष कारण है? एक्सपर्ट से हमने बात की है, सुनवाता हूं आपको। भारत ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, आलोचना का जवाब आलोचना से नहीं दिया है। हम लोग बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हैं। हमेशा हम बहुत संयम के साथ जवाब देते रहे और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से हमेशा यही कहा है, बातचीत चल रही है, देखिए शायद नवंबर तक कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ट्रंप साहब भी समझ गए हैं कि मैं तो गुस्सा हो रहा था, लेकिन भारत बड़े आराम से प्यार से जवाब देता है, तो सारी दुनिया का जो समर्थन है वो भारत के लिए। और अगर अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो उसके हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, शुरू से हमारा हाथ बढ़ा हुआ है। अब ट्रंप अगर उसको पकड़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी बातचीत करेंगे? क्या कोई डील हो जाएगी? क्योंकि इन दोनों की दोस्ती पक्की रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो आप देख रहे हैं चरखा भी उन्होंने चलाया था, यानी उस दौरान केमिस्ट्री अच्छी थी। लेकिन हालांकि बातचीत में बार बार ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही बताने के लिए काफी है कि इस समय पूरी ताकत के साथ ये लगे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अब जल्दी मुलाकात होने वाली, देख रहे हैं आप, जल्दी क्वाड की समिट है और क्वाड समिट में भी मुलाकात हो सकती है दोनों देशों के बीच में। इसे भी लेकर पूरी तैयारी है। अगली तस्वीर दिखाइए, G20 की बैठक में भी मिल सकते हैं, यानी दोनों या तो क्वाड में मिलेंगे या G20 समिट में मिलेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यहां पर भी मुलाकात हो सकती है। आसियान की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, UNGA, यहां पर भी दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है और इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेताब हैं। क्या वाकई जल्द ही मुलाकात होने वाली है? आइए आपको बताता हूं। इसी महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक है और इस बैठक में मुलाकात की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी तक इसमें विदेश मंत्री के जाने की खबर है, लेकिन भारत से कौन जाएगा, सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला। अगर पीएम UNGA में जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात संभव है। अक्टूबर के आखिर में आसियान की बैठक है दर्शकों, और मलेशिया के जकार्ता में आसियान की बैठक होगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं। खबर है कि ट्रंप इसी बैठक में मुलाकात की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, क्योंकि तब तक दोनों देश में ट्रेड डील पर आखिरी मोहर भी लग सकती है। यहां बैठक की संभावना इसलिए भी है दर्शकों, क्योंकि मोदी आसियान में हमेशा जाते हैं और अगर आसियान में मुलाकात नहीं होगी तो G20 में होगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में यह मुलाकात संभव बताई जा रही है। नवंबर के महीने में दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक होने वाली है। हालांकि जोहानिसबर्ग में इस बैठक में ट्रंप के ना जाने की चर्चाएं भी हैं। संकेत हैं कि अगर ट्रेड डील हो जाती है तो ट्रंप G20 में जा सकते हैं। और साल के आखिर में है क्वाड की बैठक। इसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है और इस बार क्वाड की बैठक दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में 4 देशों के दिग्गज शामिल होते रहे हैं। हालांकि अभी ट्रंप के शामिल होने पर सस्पेंस है दर्शकों, लेकिन संकेत हैं कि सब कुछ ट्रेड डील पर निर्भर करता है। डील अगर हो गई तो मुलाकात
यहां भी संभव है, यानी दोनों की मुलाकात होगी। लेकिन इसे लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी आ रही है। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। हमारा सी फूड का बड़ा व्यापार है, टेक्सटाइल का बड़ा व्यापार है, बहुत चीज़ों पे अमेरिका हम पे निर्भर करता है। तो मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं मोदी जी, इस बार मोदी और ट्रंप के बीच बात ना हो, इस बार अमेरिका और भारत के हितों की बात हो। हमारा देश एक सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है, सुरक्षित नीति के हाथों में है, और इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, और भारत के जो लोग हैं भारतीय, उनकी भी जो है वो हित और सरोकार जो है वो प्राथमिकता है। और इस बात को वो देश भी जानते हैं जो देश की थोड़ा इधर उधर की बात भी कभी कभी सुनाई पड़ती रहे, लेकिन उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है। वो लोग भी जो है आज उनके भी जो सकारात्मक बातें सुनाई पड़ रही हैं। ट्रंप साहब का ट्वीट हमारे देश को इज्जत देते हुए और देश के प्रधानमंत्री को इज्जत देते हुए आया। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों का नेगोशिएशन होके व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। दुनिया प्रशंसा कर रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को देश और गरीबों की सेवा में लगाया है, इसलिए वह प्रशंसा के पात्र हैं और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए यह कम है। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध है, और जो हम देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं, और ये हमारे लिए एक मौका भी हो सकता है कि जो मतलब मुद्दे हैं हमारे बीच में, इसका समाधान हम इसमें ढूंढ सकते हैं। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और इमैनुअल मैक्रों यानी फ्रांस में इस समय क्या बवाल हो रहा है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और दुनिया में तो ये कहा जा रहा है कि फ्रांस क्या नेपाल बनने वाला है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं क्या हुआ है, ये आप देखिए। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं। कैसे झड़प हुई दिखाइए जरा। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गया। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां पर उपद्रवी जैसे ही आगे बढ़े, पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। देखिए जरा कैसे तितर बितर किया गया। पुलिस की टीम आगे बढ़ रही है लेकिन प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे। अब इधर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया पुलिस की टीम पर। देखिए वहां रखे डस्टबिन को फेंका गया और पत्थर भी बरसाए गए। देखिए जरा कैसे पुलिस की टीम पर बरस पड़े हैं प्रदर्शनकारी। तो देखा आपने यहां पर प्रदर्शन हो रहा है और देखिए प्रदर्शनकारियों ने सड़क को आग के हवाले कर दिया और पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। यानी आग लगाकर प्रदर्शनकारी अब अपनी मांगों पर अड़ गए हैं और मैक्रो सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, इधर सड़कों पर जबरदस्त बवाल चल रहा है और उधर फ्रांस के अंदर चर्च को आग के हवाले कर दिया। सोचिए आप, पूरा का पूरा चर्च जला दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं आपको चर्च के अंदर भी ले जाऊंगा
क्योंकि बाहर प्रदर्शनकारियों ने इसे आग के हवाले किया। अब अंदर चर्च के क्या हाल है दिखाता हूं आपको। देख रहे हैं आप, चर्च के अंदर पूरा का पूरा जो सामान है वो भी जल गया है और यहां पर कई लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं, उनका भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन अब पेरिस की सड़कों पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये आप देखिए, ये लोग निकल गए और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रदर्शनकारी इतने पर भी नहीं रुक रहे हैं। सरकारी संपत्ति को देखिए, बसों में आग लगा दी गई है और कई सारे ब्रिज को आग के हवाले कर दिया है। ये आपको टॉप एंगल से मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, यानी फ्रांस में नेपाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो यहां पर आगजनी की जा रही है दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अब फ्रांस में हजारों पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए आप, यानी जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें लाठी डंडों से पीटा जा रहा है और कई जो उपद्रवी हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी संख्या 200 से ज्यादा है। देखिए जरा कैसे पकड़ा गया इन्हें। तो यहां पर कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए और वो भी प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि फ्रांस को भी अब नेपाल बनाने की तैयारी हो रही है। क्या फ्रांस नेपाल की राह पर है? क्या फ्रांस की सरकार का नेपाल जैसा हाल होगा? क्या राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा? नेपाल की तरह फ्रांस में भी बवाल मच गया है। पेरिस में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। नेपाल के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस से ऐसी घटना ने सबको हैरान कर दिया है। जानकारों की माने तो फ्रांस का ये प्रदर्शन भी सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, क्योंकि देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर आ गए। तो सवाल ये कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी तब जब आज ही फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ने कुर्सी संभाली है। इस सवाल का जवाब ढूंढना ठीक वैसे ही मुश्किल है जैसे नेपाल के बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। ऐसे में लाख टके का सवाल एक ही है, क्या ये सरकार के लिए चुनौती है या आग आने वाले दिनों में अराजकता की आहट है? सवाल कई सारे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या फ्रांस में भी तख्ता पलट होने वाला है? आइए आपको दिखाते हैं। फ्रांस में नेपाल के बाद जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। फ्रांस के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और पेरिस में जबरदस्त गुस्सा है दर्शकों। आज 1 लाख से ज्यादा लोग इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी, पत्थरबाजी और आगजनी हुई है। खबर है कि 100 से ज्यादा जगह पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। 100 से ज्यादा जगह पर आगजनी हुई है, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। दिन भर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। करीब 300 से ज्यादा उपद्रवी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। 171 उपद्रवी केवल पेरिस में गिरफ्तार किए गए। कई सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। और इतना ही नहीं, इसके बाद
पूरी तैयारी की जा रही है इन्हें कंट्रोल करने की। लेकिन क्या पेरिस में भी तख्ता पलट हो जाएगा? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा को सुनवाते हैं। की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत कमजोर। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार झूठ बोलती है, बहुत ही सरकारें झूठ बोलती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मैम 50% है, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग आए हैं नॉर्थ अफ्रीका से और वेस्ट अफ्रीका से। पहले तो आपने उनको ला लिबर्टी, लीगैलिटी, फ्रेटर्निटी, बड़े बड़े उनको नारे दिए, उनको गले लगाया, और अब वही लोग कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, नौकरियां हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब बात कर रहे हैं वी मस्ट रिक्लेम फ्रांस, इट्स टू लेट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पूरी तैयारी की जा रही है और फ्रांस की सड़कों पर कैसे बवाल है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, वहां पर ट्रेन सेवा भी बाधित हो गई। दिखाते हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ट्रेन जो लाइफलाइन मानी जाती है वो भी बाधित हो गई है, यानी प्रदर्शनकारियों ने उसे भी रोक दिया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। जैसे नेपाल में प्रदर्शन हो रहा था वैसे ये मंत्रालय की बिल्डिंग है और यहां पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए और सरकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है और इधर मैक्रो का विरोध शुरू हो गया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अभी भी लोग सड़कों पर हैं और रास्ता रोक दिया गया, कहीं आग लगा दी गई है, कहीं प्रोटेस्टर्स मैदान में उतर गए। तो फ्रांस में जब इतना हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री के पद में भी बदलाव की खबर है। देख रहे हैं आप, ये हैं प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्डो और ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू। अब ये जगह लेंगे। सोचिए आप, इतना बदलाव हो रहा है दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये क्रांति क्यों की जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। फ्रांस में इस समय अस्थिरता है दर्शकों, ठीक वैसे ही जैसे नेपाल में है। फ्रांस में 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज ही सेबेस्टियन लेकार्डो को पीएम बनाया गया, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और सेबेस्टियन लेकार्डो ने पीएम फ्रांसवा बायरू की जगह ली है। सेबेस्टियन 1 साल में बनने वाले 4थे प्रधानमंत्री हैं। आप सोचिए क्यों? इसका कारण है सरकार की आर्थिक नीतियां सवालों के घेरे में है। आरोप है कि राष्ट्रपति मैक्रो सिर्फ अमीरों पर ध्यान देते हैं, जबकि आम लोगों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। और इधर बजट में कटौती हो रही है। सरकार ने बजट काट दिया है, जिसका सीधा असर श्रमिकों पर पड़ा है और फ्रांस का मध्यम वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर दी है। ऐसे में सरकार की नीतियां सीधे सीधे उन्हें प्रभावित कर रही हैं। ब्लॉक एवरीथिंग ये आंदोलन का नाम है। फ्रांस में वामपंथियों का भी बोलबाला तेजी से बढ़ा है, जो सरकार चलाने से ज्यादा उसे गिराने में यकीन रखते हैं। और इस आंदोलन में भी वामपंथी संगठनों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, जिन्होंने प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग का नाम दिया है, ताकि सब कुछ ठप हो जाए और सरकार मजबूर हो जाए। इस प्रदर्शन के लिए भी दर्शकों नेपाल की तरह सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है। सोचिए आप, पूरी तरह वही की वही तस्वीर नेपाल जैसी फ्रांस में देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रांस में भी तख्ता पलट होगा? सुनिए जरा। फ्रांस की जो जनता है वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की जो आर्थिक नीतियां हैं उससे असंतुष्ट है। फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन पूरे विश्व के लिए भी एक चेतावनी है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस जो चला, उसके जो वायदे किए गए थे वो सभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो पूरे विश्व के में भी हो सकती हैं। इमैनुअल मैक्रॉन की सरकार को प्रधानमंत्रियों को बदलने की बजाय वहाँ के लोगों की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कदम उठाने चाहिए। फ्रांस की तस्वीर तो आपने देख ली है दर्शकों, लेकिन क्या नेपाल की आग बुझ गई है? क्योंकि नेपाल में भी तख्ता पलट के बाद अब बहुत कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, नेपाल की अगली प्रधानमंत्री हो सकती हैं सुशीला कार्की। नेपाल में इस वक्त क्या चल रहा है दिखाता हूं आपको। देख रहे हैं आप, आर्मी ने नेपाल को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है और सभी लोग पूछ रहे थे कि आर्मी कहां पर है। नेपाल की सड़कों पर इस समय आर्मी के जवान हाथों में बंदूक लिए नजर आ रहे हैं और स्थिति को अपने हाथों में ले लिया है।
तो देखा प्रदर्शनकारी चुपचाप खड़े हुए हैं क्योंकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रदर्शनकारी इस समय अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मांग उनकी क्या है, यह आपको मैं दिखाने वाला हूं दर्शकों। सबसे बड़ी मांग यह है कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाए और इसलिए खबर यह है कि सुशीला कार्की जल्द ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकती हैं और इसको लेकर मैं आपको आगे जानकारी दूं। उससे पहले नेपाल से खबर मिल रही है कि इस समय पूरे इलाके में जहां जहां पर हिंसा हुई है वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी लोग जो कल यहां पर हंगामा कर रहे थे अब अपने घरों के अंदर हैं या ज्यादातर इस समय अस्पताल में है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए नेपाल में इस समय क्या हालात है, देख रहे हैं आप। ये ड्रोन से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कल यहां पर आग जल रही थी लेकिन अब इस समय शांति है क्योंकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सेना जैसे ही मैदान में आई वैसे ही उपद्रवियों ने अपनी मांगों को पीछे रखकर अब आगे के एक्शन की तरफ प्लान बनाया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो संसद है जो कल जल रही थी उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर कल हजारों लाखों लोग पहुंचे हुए थे लेकिन अब परिंदा भी पर नहीं मार रहा है और अब यहां तो शांति है दर्शकों, लेकिन नेपाल में बहुत कुछ घट रहा है। दिखाता हूं आपको, देखिए नेपाल में खबर यह है कि कई लोग जो प्रदर्शन में आए थे, कुछ लोग लूटमार करने आए थे। देख रहे हैं आप, शोरूम में एसी चोरी हो गया, टीवी चोरी हो गया, कोई पंखे ले गया और आप देखिए कैसे लोग हाथों में बैग उठाकर भाग रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, एसी और फ्रिज तक लूट लिया। यानी यहां पर कल तक मांग हो रही थी कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पैसे सरकार खा रही है और उल्टा जो लोग मांग उठा रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ तो ठीक हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लूट रहे हैं और दुकानों को ही कैसे खाली किया जा रहा है वो तस्वीर आप देखिए। आंटी बोक्नु नसकेको अवस्था बुढी खुसी नै भयो उहाँको, बुढी खुसी नै भयो, आंटी बोक्नु नसकेको अवस्था। देखा आप, एसी टीवी तक ले गए और उसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। मैंने कहा ना, सेना के आने के बाद स्थिति कंट्रोल में है लेकिन कई जगह अभी भी प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे। ये आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, प्रचंड के घर में आग लगा दी और ये देखिए वहां पर ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा घर उड़ा दिया है। एक बार और दिखाइए। देखा, यानी लोगों में गुस्सा है लेकिन क्या ये गुस्सा अब शांत हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब नेपाल को अगली प्रधानमंत्री मिलने वाली है। आइए आपको बताते हैं हुआ क्या है। तख्ता पलट के बाद नेपाल को नई प्रधानमंत्री लगता है मिल गई है। जेनजी ने इस जिम्मेदारी के लिए एक पूर्व जस्टिस को चुना है, यह है सुशीला कार्की जी। और सुशीला कार्की नेपाल की अगली प्रधानमंत्री हो सकती हैं क्योंकि सभी दलों में कार्की के नाम पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री का फाइनल नाम जैसे ही हुआ वो युवाओं ने किया है दर्शकों। इसके लिए करीब 4 घंटे वर्चुअल बैठक चली। बैठक में साफ कहा गया कि राजनीतिक चेहरे को कुर्सी पर नहीं बैठाया जाएगा, किसी राजनीतिक युवा को भी नेतृत्व नहीं सौंपा जाएगा, ताकि मैसेज दिया जा सके कि आंदोलन गैर राजनीतिक था। चूंकि सुशीला कार्की ना तो राजनीति से है ना युवा है, पूर्व जज और एक्टिविस्ट प्रोफाइल जेनजी को पसंद आ रही है। हालांकि आप देख रहे हैं बालेन शाह, ये मायूस है क्योंकि जेनजी की पसंद बालेन शाह को बड़ा झटका लगा है। खुद बालेन शाह की कमान मिलने की उम्मीद वो लगाए बैठे हुए थे, लेकिन युवाओं ने बालेन शाह को मौजूदा हालात के लिए सही नहीं समझा, जबकि सुशीला कार्की न्यायप्रिय और जनता की भरोसेमंद रही। हालांकि सेना प्रमुख आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहां पर, इन्होंने भी कई नाम युवाओं के पास भेजे थे
जिसमें राष्ट्रीयता स्वतंत्र पार्टी और दुर्गा प्रसाई का नाम भी शामिल था। सेना प्रमुख अशोक राज सिकदेल ने इन नेताओं से बातचीत करने के लिए कहा, लेकिन युवाओं ने सेना प्रमुख के प्रस्ताव को खारिज कर दिया ताकि एजेंडे में शामिल किसी भी ताकत से दूरी बनी रहे और सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री का चुनाव हो सके। इसके लिए जेनजी ने सुशीला कार्की का नाम आगे रखा है। अब मैं आपको बताता हूं क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। नेपाल में 16 साल में 13 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, मगर मजे की बात ये कि शेर बहादुर बरुआ 5 बार प्राइम मिनिस्टर बने या केपी ओली 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। एक के बेटे का जो 5 स्टार होटल था हिल्टन, उसे फूंक दिया गया। दूसरे के ऊपर भयंकर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं। लोकतांत्रिक देशों को इससे एक सबक लेने की जरूरत है। और नेपाल में तो ये स्पष्ट रूप से दिखा कि सोशल मीडिया पर यदि आपने किसी ने अथॉरिटीज़ ने कुछ एक्शन लेने की कोशिश की तो लोगों का जो गुस्सा है वो किस तरीके से फूट पड़ता है वो नेपाल की सड़कों पर देखा जा सकता है। तो इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो पूरे विश्व में भी हो सकती हैं। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है वो कहीं न कहीं इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जो सत्ता परिवर्तन है वो आज के लोगों का एक्सपेक्टेशन है जो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते। अब मैं आपको बताता हूं सुशीला कार्की ये क्यों उपयुक्त है। सबसे पहले आपको बताऊं इनका यूपी से भी कनेक्शन है दर्शक, लेकिन ये कौन है और इनका चयन क्यों किया गया है, आखिर क्या वजह रही है, आपको सारी चीजें बताता हूं सुशीला कार्की के बारे में। आइए आपको बताते हैं। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं। 11 जुलाई 2016, 7 जून 2017 तक चीफ जस्टिस रही। तेज तर्रार हैं और निडर फैसलों के चलते लोकप्रिय भी हुई। 1979 में विराटनगर से वकालत की शुरुआत की और 2007 में सीनियर एडवोकेट बने। 22 जनवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज नियुक्त की गई और 1 साल बाद ही 2010 में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी जज बन गई। कार्की के कार्यकाल में कई बड़े फैसले भी चर्चा में रहे, लेकिन कुछ विवाद भी रहे दर्शकों। 2017 में माओवादी नेपाली कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव लाए, जिसका तब पूरे नेपाल में विरोध हुआ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संसद रोकने का आदेश दे दिया और सियासी दलों को महाभियोग प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस विवाद के बाद कार्की की छवि नेपाल में नायक की तरह बन गई। अब इनका यूपी से भी कनेक्शन है। कार्की की पढ़ाई लिखाई दर्शकों भारत में हुई है। 1975 में वो पढ़ाई के लिए भारत आई और उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। बीएचयू में पढ़ाई के दौरान ही दुर्गा प्रसाद उनकी मुलाकात उनसे होती है और दुर्गा उस वक्त नेपाल कांग्रेस के बड़े युवा नेता थे। वाराणसी में ही दोनों की मुलाकात हुई, प्यार में बदली। वाराणसी में पढ़ाई के बाद ही उन्होंने वकालत का सफर शुरू किया और अब वो नेपाल की अगली प्रधानमंत्री हो सकती हैं। लेकिन दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो बनेंगी नेपाल की प्रधानमंत्री तो उनके सामने चुनौतियां क्या रहेंगी, क्योंकि इस समय नेपाल में हालात ठीक नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। ये आप देख रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर कुछ उपद्रवी घुस गए, देखिए आप यहाँ। और ये कहा गया कि नेपाल में तो हिंदू हैं ज्यादा, तो ये लोग कौन हैं? सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर मंदिर में तोड़फोड़ के लिए ये लोग घुस गए हैं तो क्या नेपाल में भी कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं? और दर्शकों ये चुनौती सबसे बड़ी है। हालांकि इस समय ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सेना की सुरक्षा में है पशुपतिनाथ मंदिर, यानी अभी हंगामा शांत नहीं हुआ है, अभी सेना के हाथ में सब कुछ है। लेकिन अब दर्शकों मैं आपको एक एक तस्वीर बताने वाला हूं कि कैसे नेपाल में जो बवाल कर रहे थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। देख रहे हैं आप, ये आर्मी ने रात के अंधेरे में भी कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं, और उनको सेना कैसे गिरफ्तार कर रही है, हिरासत में ले रही है। आपके सामने तस्वीर। अब मैं दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। पशुपतिनाथ मंदिर में अगर कुछ घुसपैठिए घुसे तो क्या होगा, इसके लिए सेना की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। देख रहे हैं आप, पूरा गेट रोक दिया गया है, लोग बाहर से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा इलाका सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी
तो क्या होगा? क्या वाकई इस समय नेपाल में हालात ठीक है? उनकी चुनौतियां क्या है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सुशीला कार्की के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि तख्ता पलट के बाद नेपाल में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों के बीच अब कट्टरपंथियों के घुसने की आशंका है, क्योंकि नेपाल में सनातन आस्था पर प्रहार किया गया। दर्शकों, सनातन विरोधियों के टारगेट पर पशुपतिनाथ का मंदिर आ गया और मंदिर पर हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें भीड़ पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला कर रही है। हालांकि जल्द ही सेना ने कट्टरपंथियों को खदेड़ दिया है और मंदिर को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। घटना के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या नेपाल में सनातन विरोधी गैंग एक्टिव हो गया है? क्या पशुपतिनाथ मंदिर को टारगेट करना सोची समझी साजिश है? क्योंकि नाराजगी अगर सत्ता से थी तो फिर मंदिर पर हमला क्यों किया गया? वैसे भी पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र मंदिर है और भारत का भी पशुपतिनाथ मंदिर से गहरा नाता है। सीएम योगी ने पशुपतिनाथ से काशी तक कॉरिडोर बनाने की भी बात कही थी, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहां पर प्रदर्शनकारियों को कैसा रोका जाएगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बहुत है वहां पर, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे, ये एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है, असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि अगर सुशीला कार्की बन गई तो जो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे उनकी मांगे क्या क्या है, क्योंकि कहा गया था कि राजशाही को सत्ता दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दर्शकों। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग नई प्रधानमंत्री अगर बनेंगी सुशीला कार्की तो क्या उनकी मांग है, आइए जरा बताता हूं आपको। नेपाली युवा सुशीला कार्की के चुनाव पर बेहद खुश हैं दर्शकों, तो दूसरी तरफ कार्की से कई तरह की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार पोस्ट भी किए जा रहे हैं। जनता के मुताबिक सुशीला कार्की 6 महीने में चुनाव कराएं, चुनाव में नेपाल कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाए और चुनाव में नई पार्टियों के अलावा इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय लोग हिस्सा लें, ये इन लोगों की मांग है। नई सरकार बनने के बाद सुशीला कार्की सत्ता का हस्तांतरण करें, साथ ही 12 सूत्रीय समझौते को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, ये इनसे मांग की गई है। यह समझौता राजशाही के खिलाफ माओवादी विद्रोहियों से किया गया था। साथ ही जनता ने सुशीला कार्की से एक बड़ी अपील भी की है और कहा सत्ता संभालते ही करप्शन की सभी फाइलें खोली जाएं और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की पहचान की जाए और सजा दी जाए। जेनजीज की यह मांग है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि कैसे अगर सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनती हैं और अगर नेपाल में हिंसा नहीं रुकी तो भारत की क्या तैयारी है, ये आप देखिए। लेकिन उससे पहले कई अधिकारी भागने लगे, देख रहे हैं आप, कई अधिकारी डर कर भागने लगे क्योंकि अभी भी उन्हें प्रदर्शनकारियों का डर सता रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं, क्योंकि नेपाल में अभी भी देखिए कुछ जगह से तस्वीर सामने आ रही है। सिर्फ सत्ता से गुस्सा नहीं है, कई बिजनेसमैन हैं, उनके घर में लूटपाट की जा रही है। देखिए जरा। जय श्री गणेश। सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शक कि अगर नेपाल में अभी भी हालात खराब हैं तो भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए और कितना सतर्क है, आइए जरा आपको बताता हूं। नेपाल में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी गई है और एसएसबी और नेपाली फोर्स की संयुक्त गश्त भी देखने को मिल रही है। खेत जंगलों पर भी नजर है ताकि जंगल के रास्ते कोई घुसपैठिया यहां ना आ जाए। वहीं दार्जिलिंग के पानी टंकी बॉर्डर से भारतीयों की वापसी भी हो रही है। देखिए जरा, लगातार नेपाल से पैदल रास्ते ये लोग लौट रहे हैं, जबकि नेपाली नागरिकों को पुलिस वापस लौटा रही है। और इधर उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर जबरदस्त सिक्योरिटी है। प्रदर्शनकारी भारतीय सीमा के करीब पहुंच गए हैं। बहराइच में नो मैन्स लैंड के करीब प्रदर्शन भी हुआ है, जिसके बाद एसएसपी जवान पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। परसों से ही
हमारे इन सभी जिलों में और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने वाली एसएसबी, इनके द्वारा एनहांस्ड अलर्टनेस, एनहांस्ड विजिल, मोर मैन पावर हैज बीन डिप्लॉयड देयर। जितनी भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं बीओपीज एसएसबी की, और जितने भी चौकी और थाना सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, वहां पर हमारे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। इधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी सुरक्षा बेहद सख्त है। सोनौली सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद बॉर्डर बंद कर एंट्री एग्जिट रोक दी गई है। दर्शक, बॉर्डर बंद होने के चलते भारतीय पर्यटक भी परेशान हुए हैं। सैकड़ों पर्यटक सड़क के रास्ते नेपाल से भारत लौट रहे हैं और इस समय इलाके में शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी बॉर्डर फिलहाल सील है। डीएम और एसपी बॉर्डर इलाके पर नजर रखे हुए हैं। बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग भी की जा रही है। एसएसबी जवान आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि खीरी में जंगल के कई अवैध रास्ते भी हैं, लिहाजा जंगल के इलाकों पर भी नजर बढ़ा दी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेपाली प्रदर्शनकारी भारत में आने की कोशिश करते हैं तो फिर उसे लेकर भारत भी पूरी तरह से तैयार है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और सियासत में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है। दर्शकों, दिखाता हूं क्या हुआ है। देख रहे हैं आप, कल राष्ट्रपति चुने गए राधाकृष्णन जी, लेकिन खबर यह है कि क्रॉस वोटिंग इंडिया अलायंस की पोल खोलने के लिए काफी है। हुआ क्या है दर्शकों, आपको बताता हूं। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, बधाई दी नए उपराष्ट्रपति, और आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। मंत्री प्रहलाद जोशी भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के नेता भी बधाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं यह जीत बड़ी खास है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है और उधर इंडिया अलायंस में रेड्डी साहब की हार हुई है और कई सारे सवाल पूछे गए हैं कि भाई ये हार कैसे हो गई है। हार का कारण मैं आपको बताता हूं दर्शक। इधर एनडीए खेमा तो खुश है, लेकिन आप देखेंगे मोदी और शाह की रणनीति कहा जा रहा है कि कामयाब रही, और इधर इंडिया अलायंस में कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। इसकी वजह से इंडी की एकता पानी पानी हो गई। इंडिया अलायंस की चट्टानी एकता रेत की तरह बिखर गई। मोदी शाह की रणनीति एक बार फिर पास हुई है। राहुल एंड कंपनी का दावा फिर से ध्वस्त हो गया है। किसी को बर्बादी किया था मींस कांग्रेस पार्टी अभी भी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। दे डू नॉट हैव यू टेक एनी पार्टी इन द इंडी गठबंधन, मे इट बी कांग्रेस। क्रॉस वोटिंग ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। किसी को उम्मीद से ज्यादा मिला तो किसी को उम्मीद से बहुत कम। देखा आपने, उम्मीद तो बहुत थी इंडिया अलायंस को, लेकिन उम्मीदों पर किस किस ने पानी फेरा है, आइए जरा आपको बताता हूं। अंदर खाने खबर मिली है, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है दर्शकों। परिणाम आने के साथ ही इंडिया अलायंस तार तार हो गया है। 10 से ज्यादा सांसदों के वोट बोगस होने की खबर। सूत्रों की माने तो ये सभी सांसद इंडिया अलायंस के हैं। बोगस की लिस्ट में आम आदमी पार्टी के 3 हैं, आरजेडी के 2 सांसद हैं, जेएमएम का 1 है और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के भी 2 सांसद हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। इसी वजह से राधाकृष्णन जी 15 वोट ज्यादा पाए। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सांसद झारखंड और महाराष्ट्र के हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। क्रॉस वोटिंग ने फिर से मोदी और शाह की रणनीति पर मोहर लगाई, क्योंकि रेड्डी के जरिए विपक्ष ने तेलुगु अस्मिता का दांव चला था, लेकिन तेलंगाना में बीआरएस को विपक्ष अपनी ओर नहीं आ पाया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को भी मनाने में विपक्ष को सफलता नहीं मिली। ओडिशा में बीजेडी को कांग्रेस अपने पाले में करने में नाकाम रही। अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली। 2 निर्दलीय सांसद भी चुनाव में शामिल नहीं हुए। इन दलों के दूर रहने से भी विपक्ष की यानी इंडिया अलायंस की पूरी रणनीति फेल हो गई है।
मैं आपको बताता हूं इसे लेकर क्या कहा जा रहा है, सुनिए जरा। We should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं, उन सबको धन्यवाद। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है। क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये अति संवेदनशील और बहुत ही संगीन बात है, और जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनको इसकी तय में बहुत बारीकी से जाना चाहिए। कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है, जो सांसद भी हैं वहाँ, जो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी हैं, एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के उपराष्ट्रपति बनने से। और इस विक्ट्री का पूरा प्रभाव जो कहीं ना, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया तो वोट चोरी हो गया। अब इधर राहुल गांधी वैसे ही परेशान है, इंडी में टूट हो रही है, और इधर वो रायबरेली पहुंचे तो यहां पर भी उनका जमकर विरोध किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, लेकिन कैसे विरोध हुआ देखिए जरा। अब मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, ये देखिए, ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी के नेताओं ने किया, और ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है क्योंकि राहुल की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को गाली दी, उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, बीजेपी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, और यूपी के मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पहुंचे हुए थे। इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई, देखिए जरा। तो एक तरफ विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी, लेकिन राहुल गांधी की रायबरेली के अंदर ही मुश्किल बढ़ गई है। ये जो वोट चोर का है ना, ये फैल रहा है क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। नहीं, राहुल गांधी माफी मांगे। पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहा। बिहार से यूपी तक राहुल की मुश्किल कम नहीं हो रही। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे तो विरोध शुरू हो गया। योगी के मंत्री राहुल के रास्ते में ही धरने पर बैठ गए, राहुल से माफी की मांग करने लगे। क्या चाहते हैं आप लोग? राहुल गांधी से क्या चाहते हैं आप लोग? राहुल गांधी माफी मांगे। किसी की मां का अपमान राहुल गांधी की मां का भी अपमान है। बीजेपी के मंत्री ने जिस तरह से राहुल को घेरा, साफ है बीजेपी पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे पर राहुल को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इस समय राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ है उसके बाद इंडिया अलायंस के तमाम नेता निशाने पर आ गए, और राहुल आज पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश, लेकिन मोदी की मां के अपमान को लेकर रायबरेली में राहुल गांधी घिर गए। अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल का जोरदार विरोध किया गया। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह धरने पर बैठ गए, यही है दिनेश प्रताप सिंह। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल की गाड़ी को रोक लिया। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, राहुल पीएम की मां को गाली दिलवा रहे हैं। राहुल गांधी के मंच से पीएम की मां का अपमान किया गया है। राहुल गांधी ने बयान की निंदा तक नहीं की। राहुल को उस कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल देना चाहिए था। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे,
मां हमारे लिए भगवान है। राहुल गांधी को देश की मांओं से माफी मांगनी चाहिए। उधर रायबरेली में राहुल ने फिर से वोट यात्रा का मुद्दा उठा लिया है। कहा कि वोट चोरी को लेकर हमारे पास सबूत है। पूरे देश में हमने वोट चोरी पकड़ी है। कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई है। विरोध के बाद चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है। वोट चोरी को हम बार बार नाटकीय तरीके से साबित करेंगे। राहुल ने ओबीसी को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर भी सवाल उठाए। बीजेपी आरएसएस वाले ओबीसी को बढ़ने नहीं दे रहे। पीएम मोदी खुद ओबीसी अपने आप को कहते हैं। आप ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करानी चाहिए। यानी राहुल गांधी जातिगत मुद्दा उठा रहे हैं और इधर उनका विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह ने उन्हें जवाब दिया, सुनिए जरा। बीजेपी वाले पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये फैल रहा है क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए। उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि पूरे देश में चुनाव अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई है और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने कह दिया कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। आपको एक और तस्वीर बताते हैं। बिहार में इसे लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है और बिहार में आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पुलिस ने कैसे लाठियों से पीटा है, आप देखिए। एसआईआर का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ। इधर बिहार में मुद्दा शुरू हुआ है और चुनाव है, वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन आज कई मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज मंत्री अश्विनी चौबे भी पहुंचे, लेकिन एकाएक मंच पर गिर गए। ये देखिए जरा। तो देख रहा था कि गांव के बाहर आदमी जाता था, तो देख रहा था कि गांव के बाहर। एक तरफ बिहार में विरोध किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन कहां पर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, आइए जरा आपको बताते हैं कैसे तैयारी की जा रही है। एसआईआर को देश भर में लागू किया जाएगा। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहां पर चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू करवाने की तैयारी में है। दिल्ली में 36 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई। खबर है कि देश भर में एसआईआर का आदेश अक्टूबर में जारी हो सकता है। बिहार के सीईओ ने अपने प्रेजेंटेशन में एसआईआर को लेकर पूरा खाका भी दिया है। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यहां तैयारी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के जबरदस्त विरोध में है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि वो बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। और इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड 12वां दस्तावेज होगा। चुनाव आयोग ने इसका आदेश बिहार चुनाव आयोग को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को आधार कार्ड को लेकर आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन हां, आप उसके जरिए वोट डाल सकते हैं। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और आज एक और खबर आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पूरी तैयारी, जहां यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है, लेकिन आज व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड में अपने ड्रोन भेज दिए। सोचिए आप, रूस के बाद पोलैंड आता है, वहां तक रूसी ड्रोन पहुंच गए। दिखाइए जरा। रूस यूक्रेन पर तो लगातार हमले कर ही रहा था और पोलैंड ने यूक्रेन की काफी मदद की है, लेकिन अब रूसी ड्रोन पोलैंड तक पहुंच गए। दिखाता हूं आपको, तस्वीरें सामने आई हैं। पोलैंड में रूस के ड्रोन देखे गए। सोचिए आप, और यूक्रेन और पोलैंड की सीमा लगती है दर्शकों, लेकिन वहां पर जैसे ही रूसी ड्रोन पहुंचे, पोलैंड की तरफ से F-35 फाइटर जेट ने उन्हें मार गिराया। देख रहे हैं आप, यह नुकसान भी हुआ है दर्शकों। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि पोलैंड में नुकसान हुआ है, लेकिन इसे लेकर
अब विरोध काफी तेज हो गया है और कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तैयारी में है। क्या वो पोलैंड पर अटैक करने वाले हैं? आइए जरा आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। रूसी ड्रोन यूक्रेन पर हमला करते हुए पोलैंड में घुस गए। पोलैंड में रूसी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। दावा है कि रूस के 8 ड्रोन अचानक पोलैंड के एयर स्पेस में दिखाई दिए। पोलैंड ने F-35 फाइटर जेट से ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इस घटना ने पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने खुद इस बात की पुष्टि की है। यूक्रेन ने पहले ही पोलैंड के लिए चेतावनी जारी कर दी थी और रूसी ड्रोन पोलैंड के शहर जमोस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी एक दावा किया, रूस ईरानी शहीद ड्रोन को पोलैंड में भेज रहा है। इसे महज एक हादसा नहीं कहा जा सकता है। पोलैंड की सेना ने भी ड्रोन हमले की बात को माना है। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर पर हमले किए हैं और यूक्रेन का पश्चिमी बॉर्डर सीधे पोलैंड से लगता है। इस घटना के बाद पोलैंड की सेना अलर्ट पर है। सेना ने सभी लड़ाकू विमान एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। कहा था कि रूस पोलैंड पर हमला कर सकता है और पोलैंड नेटो का भी सदस्य है। रूसी ड्रोन के एंट्री के बाद नेटो भी एक्टिव हो गया है। नेटो ने ड्रोन हमले के बाद एक आपात बैठक भी बुलाई है। नेटो के संविधान के अनुसार नेटो के सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो समूह पर हमला माना जाता है। ऐसे में नेटो देश मिलकर हमले का जवाब देते हैं। रूस के अगर यूक्रेन की तरह पोलैंड पर हमले की पुष्टि होती है तो जंग में अमेरिका की एंट्री को कोई नहीं रोक पाएगा और इसी की आशंका पूरी दुनिया में लगी हुई है कि आखिर पूरी दुनिया को लेकर क्या सोच रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि अभी तक रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। स्वामी विवेकानंद ने देश की एकता पर कहा है, हम इस राष्ट्र की संतान हैं। अगर हमारे समाज में कोई बुराई है तो हमारा कर्तव्य है उस बुराई को जड़ से खत्म कर देना। हर तरीके से सामाजिक कमियों को दूर करना चाहिए। हमें समाज की निंदा नहीं करनी चाहिए, समाज के खिलाफ एक शब्द नहीं निकालना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है और अपने देश के विकास के बारे में बात करनी है। बहरहाल भारत की बात है में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH